गाइज नाउ वी विल स्पीक अबाउट आसाम राइफल्स, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आसाम राइफल्स के बारे में आपको ध्यान रखना है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं कि आसाम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर भी आती है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर भी आती है। आसाम राइफल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और उसका ऑपरेशनल कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। तो आइए आसाम राइफल्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आप जानते हैं कि नागालैंड के इश्यूज के बारे में सिविलियंस जो है उनकी मौत हो गई थी। आपको पता होगा कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा। तो अभी रिसेंटली हाल ही में हुई हत्याओं की घटना के बाद आसाम राइफल्स ने एक बयान जारी कर लोगों की जान जाने पर खेद व्यक्त किया है और घटना स्थल से संबंधित क्षेत्र जो है, यानी कि जहां पर ये जिस क्षेत्र में ये घटना हुई थी वहां पर आसाम राइफल्स के जो क्षेत्र अधिकार जो है वो आता है, यानी कि जिस क्षेत्र पर ये घटना हुई थी वो क्षेत्र आसाम राइफल्स के कंट्रोल में आता है। राइट। और साथ ही साथ भारतीय सेना द्वारा घटना की जांच शुरू किए जाने के विषय में भी जानकारी अभी रिसेंटली दी गई है। तो इसको लेकर ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिला है, तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग बात करेंगे आसाम राइफल्स के बारे में, काफी डिटेल में इस टॉपिक को जो है वो समझते हैं। तो क्वेश्चन अगर आता है कि आसाम राइफल्स किसके अंडर आती है, तो आपको ध्यान में रखना है, जैसे ऑप्शन ए लिखा रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, राइट, गृह मंत्रालय। ऑप्शन बी लिखा रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट, यानी कि रक्षा मंत्रालय। ऑप्शन सी लिखा रहेगा बोथ, तो आपको बोथ पर जो है वो मार्क करना है। ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है, आसाम राइफल्स का। और जो दूसरी फोर्सेस हम लोग को देखने को मिलती हैं वो है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, राइट, सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, राइट, और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, राइट। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और आसाम राइफल्स को जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो क्षेत्र है ना हमारा, पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र, वहां पर भारतीय सेना के साथ कानून और व्यवस्था बनाए रखने का काम सौंपा गया है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा कि आसाम राइफल्स कहां पर स्टैब्लिश्ड है या फिर कहां पर ऑपरेट करती है। तो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में सिक्योरिटी को मेंटेन करने का ये काम करती है, राइट। और साथ ही साथ ये इस क्षेत्र में भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा भी करती है। इंडिया म्यांमार या इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है उस पर भी जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है उस क्षेत्र पर भी। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और यूनिक चीज क्या है आसाम राइफल्स की, तो ये इकलौती ऐसी पैरामिलिट्री फोर्स है जिस पर ड्यूअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास है और ऑपरेशनल कंट्रोल इंडियन आर्मी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास है। और इसका मतलब यह है कि इसकी अगर सैलरीज की बात करें और इससे रिलेटेड यानी कि इसको कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है तो वो इसको कौन प्रोवाइड कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड कराती है। बट अगर इसके अधिकारी की पोस्टिंग की बात आती है, जहां पर भी अधिकारियों के ट्रांसफर की बात आती है, डेप्यूटेशन की बात आती है, डिप्लॉयमेंट की बात आती है, तो वो सब डिसाइड करती है हमारी इंडियन आर्मी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। और जितने भी इसके सीनियर रैंक्स जो हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि डीजी से लेकर आईजी की जो रैंक हम लोग को देखने को मिलती है, तो इसके जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहां से आते हैं, इंडियन आर्मी की तरफ से आते हैं, रिक्रूट होते हैं। और फोर्स जो है उसे मतलब उसको कमांड किसके द्वारा किया जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल के द्वारा किया जाता है, जो इंडियन आर्मी की तरफ से हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो रिक्रूट होते हैं, राइट, या फिर जिनको अटैच किया जाता है आसाम राइफल्स के साथ। और अभी पूरा मुद्दा जो है वो हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो ये एक लौती ऐसी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स हम लोग को देखने को मिल रही है रियल सेंस में, जिसकी ऑपरेशनल ड्यूटीज और रेजिमेंटेशन किसके आधार पर है, इंडियन आर्मी के आधार पर है। यानी कि एक लौती ऐसी फोर्स किसकी, सेंट्रल गवर्नमेंट की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की आप बात कर लो या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो फोर्स की, पैरामिलिट्री फोर्स की आप बात कर लो, तो वो एक लौती ऐसी हम लोग को आसाम राइफल्स देखने को मिल रही है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आ रही है, राइट। और बीइंग अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ये एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। इसके जो रिक्रूटमेंट्स है, इसके जो पर्क्स हैं यानी इनकी जो सैलरीज है या फिर इनके जो प्रमोशन जो है वो किसकी पॉलिसी के ऊपर आधारित होंगे, तो ऑब्वियस ही बात है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की पॉलिसी के ऊपर आधारित होंगे, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड। तो अभी क्या हो रहा है कि अभी आसाम राइफल्स भी और इवन इंडियन आर्मी की बात कर लो आप या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात कर लो, तो ये दोनों ही डिमांड कर रहे हैं कि इनको प्रॉपरली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर रखा जाए। इनके पास दो दो मिनिस्ट्री का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दो मिनिस्ट्री का कंट्रोल हो रहा है मतलब कि सीधी बात है कि कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। और ऐसा कई बार काफी सारी रिपोर्ट्स या काफी सारी कमिटीज की ये रिकमेंडेशन भी हम लोग को लगातार देखने को मिला है, राइट, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये दो मिनिस्ट्री के अंदर आने से तो ऑब्वियस ही बात है कि कोई मिनिस्ट्री कोई डायरेक्शन दे रही है, कोई डायरेक्शन नहीं दे रही है, तो फिर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, तो इसके कारण से इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो व्हाई देयर इज अ डिमांड फॉर आसाम राइफल्स टू बी प्लेस्ड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस,
तो क्यों ये डिमांड हम लोग को देखने को मिल रही है कि असम राइफल्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर जो है वो रखा जाए। तो इस बल के भीतर एक बड़ा वर्ग रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आना चाहता है, यानी कि ये खुद ही, यानी कि असम राइफल्स की जो बहुत बड़ा एक, यानी कि अगर हम पूरे प्रॉपर असम राइफल्स के पर्सनल्स की बात करें, यानी कि उनकी फोर्स की, यानी कि उनके सिक्योरिटी पर्सनल्स की बात करें कि जो उसके अंदर रिक्रूटेड है, तो वो खुद चाहते हैं कि उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिससे कि वो बेटर तरीके से ऑपरेशन जो है वो इंडियन आर्मी के साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन के साथ जो है वो कंडक्ट कर सकें। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये चीज है, राइट। और फिर इसके अलावा और भी दूसरी चीजें होती हैं, यानी कि जो ऑफिसर्स हैं उनको बेहतर पर्क्स, बेहतर सैलरीज जो है वो मिल सकेगी अगर वो इंडियन आर्मी के साथ जो है वो ज्वाइन हो जाते हैं तो। और इसके अलावा इनका रिटायरमेंट एज भी इनकी जल्दी हो जाएगी, जैसे कि 35 साल की उम्र में ये रिटायर हो जाएंगे, जैसे कि इंडियन आर्मी के जो पर्सनल्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, ऑफिसर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, राइट। और हालांकि सीएपीएफ की जो रिटायरमेंट एज जो है वो 60 साल की हम लोग को देखने को मिलती है, तो इनका अर्ली रिटायरमेंट भी होगा और सैलरी वगैरह में भी इनको बेनिफिट मिलेगा अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आ जाती है तो। इसके अलावा सीएपीएफ अधिकारियों को हाल ही में गैर कार्यात्मक वित्तीय उन्नयन, यानी कि नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन प्रदान किया गया है, ताकि इनका जो प्रमोशन जो होता है उसके अवसर की कमी के कारण उनके करियर में आने वाले ठहराव को मतलब जो कम हो जाते हैं ना, इनके जो करियर में प्रमोशन नहीं हो पाते हैं, और फिर जब करियर में प्रमोशन नहीं होंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी इनको, कि इनको हाई रिटायरमेंट एज पर अच्छी पेंशन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आप जिस पोस्ट से रिटायर होते हो उस पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको जो है वो पेंशन मिलती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो उनके करियर में आने वाले ठहराव को कम से कम वित्तीय रूप से हल किया जा सके, राइट। तो इसलिए ये चीज जो हम लोग को देखने को मिल रही है, इनको नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन में जो है वो रख दिया गया है, राइट, जिससे कि इनको एक प्रॉपर पेंशन जो है वो मिल सके। इसके अलावा सेना के जवानों को एक रैंक एक पेंशन भी मिलती है, जो कि सीएपीएफ के लिए उपलब्ध नहीं है। तो अब ये वाली प्रॉब्लम भी है, क्योंकि सीएपीएफ वालों को पेंशन भी पर्याप्त जो है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि इनका प्रमोशन बहुत लेट से जो है वो होता है और लिमिटेड ही हम लोग को देखने को मिलता है प्रमोशन। बट इंडियन आर्मी में जो जाएंगे तो उनको वन रैंक वन पेंशन का बेनिफिट जो है वो मिल सकेगा, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। तो दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये पूरी तरह से क्यों कंट्रोल रखना चाहती हैं आसाम राइफल्स के ऊपर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना यह है कि इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जितनी भी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस जो हैं वो पूरी तरह से किस मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पर्पस क्या है, मेन पर्पस गृह मंत्रालय का, कि इंडिया के अंदर सिक्योरिटी को बरकरार रखना। इंटरनल सिक्योरिटी की भी अगर हम बात करें तो उसके लिए होम अफेयर्स जो है वो इन्वॉल्व रहती है, राइट, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और कोऑर्डिनेट करती है डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ, राइट, जिससे कि सिक्योरिटी बरकरार रहे। तो कह रहे हैं कि आसाम राइफल्स अगर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर ही रहती है तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, यानी कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक कॉम्प्रिहेंसिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ जो है वो इंडियन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन एक डेवलप कर पाएगी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सोर्सेज का भी ये कहना है कि आसाम राइफल्स को जो पैटर्न सेट किया गया था 1960 में, सेम उसी पैटर्न के आधार पर आसाम राइफल्स कंटिन्यू फंक्शन करती रहे जैसे कि अभी कर रही है। और ये कह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ये चाहती है कि इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है उसकी सिक्योरिटी उसी लाइन पर आधारित होनी चाहिए जिस लाइन पर हमारी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स देखने को मिलती है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और आर्मी का आर्ग्यूमेंट ये है कि देखो होता ये है कि आसाम राइफल्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डायरेक्शंस को भी फॉलो करती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के डायरेक्शंस को भी फॉलो करती है, इसलिए कोऑर्डिनेशन में कमी आती है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि इंडियन आर्मी के साथ जब ये मिलकर काम करती है, राइट, और एक ही डायरेक्शन को जब ये फॉलो करती है तो बेटर ऑपरेशन ये कंडक्ट कर पाती है, अच्छे रिजल्ट्स हम लोग को ऑपरेशंस के दौरान आसाम राइफल्स की तरफ से मिल पाते हैं, राइट। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो है वो आर्ग्यूमेंट है, इनका जो है वो कहना है। और इवन इन्होंने ये भी आर्ग्यू किया है कि आसाम राइफल्स जो है ये एक मिलिट्री फोर्स है, इसे पुलिस फोर्स के तौर पर नहीं रखना चाहिए आपको, राइट। तो ये चीज यहां पर कही गई है। और पुलिस फोर्स के अंदर नहीं रखोगे आप, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दूर आप इसको कर दोगे तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको बेटर तरीके से जो है वो इसको ऑपरेशंस दे पाएंगे, बेटर तरीके से मिशन जो है वो कंडक्ट हो सकेंगे और बेटर तरीके से इंडियन आर्मी के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेट कर पाएंगे। तो ये चीज थी गाइस, ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक आसाम राइफल से रिलेटेड। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से आसाम राइफल्स का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।